एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने रिसर्च के अनुसंधान के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को। हम लोग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, तथ्य संकलन की विधियों पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने इंटरव्यू पे ऑलरेडी बात कर ली है। इंटरव्यू के बाद अभी यहाँ पे हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हम दो बिल्कुल डिफरेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कुछ अलग तथ्य संकलन की जो विधियां है वो लेने वाले हैं, जो कि है आपकी सेंसस एंड सैंपल मेथड। सेंसस एंड सैंपल मेथड। सेंसस हो गया जनगणना विधि एंड सैंपल हो गया नमूना। एक्चुअली में नमूना ही होता है भाई, सैंपल का मतलब, सैंपल कहते हैं ना कि अजीब सैंपल है यार, तुम अजीब ही सैंपल हो बिल्कुल, मतलब यहाँ पे नमूने की बात हो रही है। अभी इस पे बात करेंगे क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वो सब हम बात करेंगे। अब जनगणना विधि को समझने से शुरू करते हैं। अगेन आई एम सेइंग इन द स्टार्टिंग, समझने पे फोकस रखना है। शॉर्ट में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। नोट्स मिल जाएंगे, इसको समझने के बाद नोट्स देखने हैं। नोट्स के बेसिस पे आप एनालाइज करेंगे कि क्या हमें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डन, बात करते हैं जनगणना। जनगणना आपको पता है इंडिया में हर 10 साल के बाद 11वें साल जनगणना होती है। और ये कब से प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी ऐसा होने की? ब्रिटिश काल से। हम लोगों ने आजादी के बाद नहीं स्टार्ट किया, ब्रिटिशर ने ही स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिशर ने हालांकि उस समय पे कास्ट, जाति के आधार पर इस चीजों को स्टार्ट किया था कि वो जाति, किस जाति के कितने लोग हैं ये जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये जो सिस्टम था ये स्टार्ट करा। और हर 10 साल के बाद जनगणना होगी, ये जो कंसेप्ट था, ये जो बात थी, 1881 से ही स्टार्ट हो गई थी। तो अब क्या ये जनगणना की डायरेक्टली बात करना चाह रहा है? नहीं, ये सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल विधियों के रूप में दो विधि दी गई है। स्टैटिस्टिकल पार्ट में जाती है, स्टैटिस्टिक्स में जाती है, सांख्यिकी में जाती है। सेंसस मतलब होता है कि व्हेन यू आर इंक्लूडिंग होल यूनिवर्स इन योर स्टडी। जब आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको डेटा चाहिए अपनी किसी भी स्टडी के लिए, आप कोई भी पर्पज से काम कर रहे हो, आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो होल यूनिवर्स मतलब होता है पूरी आबादी, पूरी आबादी का अध्ययन। यूनिवर्स का मतलब यहाँ पे प्लैनेट, सोलर, घूमने मत निकल जाओ कहीं भी सोच के कि यूनिवर्स इज समथिंग लाइक प्लैनेट्स की बात हो रही है। नो, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। यूनिवर्स वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है पूरी आबादी के लिए। ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए मुझे किसी चीज के बारे में, किसी एक स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी XYZ, स्टूडेंट्स को लेके, स्टूडेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कितना अटेंड करते हैं स्कूल, कितनी छुट्टी करते हैं, ये सब जानना है। और मैं उस स्कूल के हर बच्चे की अटेंडेंस का रिकॉर्ड बना रही हूँ। फर्स्ट क्लास हो, सेकेंड हो, 12th हो, कोई भी क्लास हो, जितने भी सेक्शन हो, मैं किसी भी बच्चे को छोड़ नहीं रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रही 2 बच्चे एक क्लास से, 2 बच्चे एक क्लास से, नहीं कि एवरेज निकाल लूंगी, सबसे ज्यादा अटेंडेंस वाला, कम अटेंडेंस वाला मुझे बता दो, मैं एक एवरेज निकाल लूंगी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हर बच्चे का रिकॉर्ड रखा और उसके बाद अपने अध्ययन या अपनी जो भी बात है मैं आगे लेके जाऊंगी। तो इसका मतलब मैंने उस स्कूल की हर बच्चे को इंक्लूड किया, उस स्कूल की पूरी आबादी को इंक्लूड किया। तो दैट इज द यूनिवर्स फॉर दैट स्कूल, दैट ऑल द स्टूडेंट आर यूनिवर्स फॉर दैट स्कूल। उस स्कूल का हर बच्चा उस स्कूल की पूरी आबादी के अंदर आएगा। तो वो हो जाता है जब आपको कोई अध्ययन करना है, व्हेन यू हैव टू कलेक्ट सम डेटा एंड आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पर्सन को इग्नोर नहीं कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। जब आप किसी को भी पीछे नहीं छोड़ रहे हो, आप सबको कंसीडर करके चल रहे हो। तो यही बात तो हमारी जो जनगणना होती है उसमें होती है। जब आपकी जनगणना होती है तो क्या ऐसा होता है एक घर में 7 लोग हैं, अभी एक जना मुझे दिख नहीं रहा है, घर में बाहर गया हुआ है ऑफिस, तो मैं उसको काउंट ही नहीं करूंगी, मैं उसको अपनी शीट में रिकॉर्ड नहीं करूंगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। आप अगर कोई पर्सन है नहीं, आप सबकी डिटेल लेते हो एंड आप सबके बारे में रिकॉर्डिंग रखते हो। कोई बच्चा कल भी जन्मा हो, आज सुबह भी जन्मा हो, आप जनगणना के लिए आए हो, तो आप उसका रिकॉर्ड लिख के लेके जाओगे। यू विल राइट दैट थिंग, यू विल इंक्लूड दैट थिंग। कोई कितना ही बुजुर्ग हो, आप कह रहे हो भैया डॉक्टर बोलिए ये कल परसों में मर जाएंगे, आपको मतलब नहीं है, आप लिखोगे उनको। आप पूरी पॉपुलेशन को काउंट करते हो, आप पूरे यूनिवर्स को काउंट करते हो, आप पूरी आबादी का अध्ययन करते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सो दिस इज द थिंग कि सेंसस मेथड में पूरी आबादी का अध्ययन किया जाता है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता। यूनिवर्स और पूरी आबादी से मेरा मतलब क्या आप समझ गए हो? पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करो तो पूरे वर्ल्ड का, इंडिया लेवल पे पूरे इंडिया का, एक स्कूल के लेवल पे तो एक स्कूल का, एक जाति के बारे में तो पूरी जाति के सारे मेंबर का। इस तरीके से जब आप सबको लेके चलते हो तो वो जनगणना विधि यानी कि सेंसस मेथड हमारा कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस विधि के क्या, कब आप इस विधि को यूज कर सकते हो? आप इस
इस विधि को यूज कब करोगे? अच्छा, जब एरिया सीमित होगा तभी तो मैं इसे यूज करूंगी। सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया। अब आप कह दो पूरे वर्ल्ड को लेके मुझे कुछ, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं मुझे ये जानना है। सो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, टाइम नहीं लग जाएगा इतना ज्यादा लोगों के बारे में जानना, पहचानना और मतलब सबके डेटा कलेक्ट करना। तो एरिया सीमित नहीं है, पूरा वर्ल्ड मतलब इंडिया और पता नहीं कितनी कंट्री। इंडिया में इतनी आबादी है, मैं बाहर जा जाके कहाँ से चीजें पता करूंगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करूंगी ये डेटा लेने के लिए, ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो क्षेत्र लिमिटेड होना चाहिए, तब ये आप मेथड आसानी से यूज कर सकते हो। जब आपको प्रत्यक्ष यानी कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट बातें जाननी है यार, मुझे डायरेक्टली बता दो चीजें। जब आपको ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, विश्वसनीय, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, रिलायबल और एक्यूरेट, तो भी आप चाहोगे कि मैं यार सारे डेटा को लेके चलूं, तब भी आप चाहोगे कि मैं सारे डेटा को लेके चलूं। तो इन केस में आप क्या करते हो, आप जो जनगणना विधि है, सेंसस विधि है, वो यूज करते हो। अब इसके प्लस और माइनस क्या है, आपने यूज तो कर ली। अब बताइए इसके कुछ यूज करने से कुछ अच्छी चीजें भी होंगी इसमें, और इसमें कुछ खराब चीजें भी हैं। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके फायदे और नुकसान, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। फायदा तो ये है कि जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एक्यूरेट मिलेगी, वो रिलायबल होगी, भरोसे के लायक होगी, आप उसको भरोसा कर सकते हो इंफॉर्मेशन को डिटेल में, वो ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास जो भी आएगी, क्योंकि आप सबको इंक्लूड कर रहे हो। तो जो रिजल्ट आएगा, जो नतीजा आएगा, नतीजा वो ज्यादा बेटर आएगा, आपके पास नतीजा जो आएगा वो ज्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सबको ले रहे हो, आप किसी को भी नहीं छोड़ रहे हो, तो सबको इंक्लूड करके एक नतीजा आपके सामने आएगा, क्योंकि आपने एक भी एस्पेक्ट को छोड़ा नहीं है। लेकिन नुकसान भी है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, सबके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, तो समय और पैसा बहुत ज्यादा चला जाएगा इसमें। और आपके हिसाब से आपको जरूरी भी नहीं है कि आप हमेशा सबके बारे में, सामने वाला आपको इंफॉर्मेशन दे ही रहा है, राइट, वो भी गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। टाइम, पैसे की बर्बादी, एरिया बहुत बड़ा होता है तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एरिया अगर बहुत ज्यादा है तब भी ये फिट नहीं बैठता। असीमित क्षेत्र के केस में भी आप इसे यूज नहीं कर सकते हो। एरिया इज नॉट डिफाइंड, जब आपका एरिया डिफाइंड नहीं है तो भी हम इस विधि को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो एरिया लिमिटेड हो तब आप इसको यूज कर सकते हो, सब लोगों को इंक्लूड करोगे, होल यूनिवर्स मतलब सारी जो आबादी, सारे जो मेंबर्स हैं, सारे जो व्यक्ति हैं, उन सबको आप इंक्लूड करके उनके बारे में रिकॉर्ड, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करके चल रहे हो, और आगे जाके जो जिस भी रीजन से कलेक्ट करा है, बेसिर पैर के तो कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता। सबसे पहली बात तो आप ये जानो, तथ्य जब आप संकलित कर रहे हो, जब आप डेटा संग्रहण कर रहे हो, जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपका कोई रीजन होता है, तब आपने वो डेटा कलेक्ट करना शुरू किया होता है। तो आप उस डेटा कलेक्ट करने के बाद उस रीजन को, अपने आप को मतलब अध्ययन करते हो उस डेटा का, और फिर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है, सिद्धांत बनाना है या कहीं और यूज करना है, कोई नीतियां बनानी है, तो उसके आधार पे आप वो नीतियां बना के चलते हो। जैसे ब्रिटिशर ने इसको करा था 1881 में, ये जानने के लिए कि जाति के आधार पर किस किस जाति में कितने लोग हैं, क्योंकि इंडिया में तो कास्ट सिस्टम चल रहा था, जाति व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इनइक्वालिटी आ रही थी, आपका बहुत ज्यादा हमारे समाज में क्या था, असमानताएं थी। तो उस वजह से ब्रिटिशर, क्योंकि ब्रिटिशर को तो ये चीज इतना ज्यादा, वो दे आर नॉट लाइक फेमिलियर अबाउट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, वो बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे हमारे यहाँ के सिस्टम, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज से। सो उन्होंने एक्चुअल नंबर जानने के लिए यहाँ पे ये डेटा संग्रहण किया था। तो मान के चल रही हूं सेंसस मेथड हमें समझ में आ गया है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं सैंपलिंग की, आगे बात कर लेते हैं सैंपलिंग के मेथड्स की। सैंपल नाम से समझ में आ रहा है, सैंपल यही होता है ना, जैसे मैं पूरी चीज, फॉर एग्जांपल कपड़ों को लेके एग्जांपल, आप कपड़ा लेने जाते हो, अभी पूरा कपड़ा अवेलेबल नहीं है, तो उसने आपको एक छोटा सा उसका सैंपल दिखा देगी, देखो यार ये सैंपल है हमारे पास, अगर आप कहोगे तो हम इसको मंगा देंगे, राइट। जैसे आजकल तो क्रीम्स का, मिल्क का छोटा छोटा सैंपल मिलता है, ले जाओ सैंपल है, टेस्ट करो, ठीक लगेगा तो हम आगे इस पे बात करेंगे। कपड़ा है, जैसे बहुत से कपड़े के व्यापारी जो थोक में डील करते हैं, हुआ डीलिंग इन द होलसेल, वो क्या करते हैं, कपड़ा फाड़ फाड़ के कपड़े का फैब्रिक छोटा छोटा टुकड़ा अपनी पेजेस पे स्टेपल कर लेते हैं, और उनकी एक फाइल होती है, उनकी भी एक फाइल होती है, और फैब्रिक छोटा छोटा स्टेपल कर लेते हैं, और वो फैब्रिक को लेके चले जाते हैं बाहर।
अब वो फैब्रिक के बेसिस पे लोग अपना ऑर्डर देना है, तो फैब्रिक, कपड़ा, डिजाइन, कलर सब यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि मैं इतना छोटा सा सैंपल अपने साथ स्टैपल करके लेके गई थी। मतलब आप सबको समझ में आ रहा है सैंपल। ये सेंसर्स का बिल्कुल अपोजिट है, ये भी समझ में आ रहा है। ये सेंसर्स का बिल्कुल अपोजिट है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। सेंसर्स का बिल्कुल अपोजिट अगर मैं बोलूं तो क्या आपको यहां समझ में आएगा कि सेंसर्स में आप सबको ले रहे थे, आप हर एक होल यूनिवर्स, पूरी आबादी को ले रहे थे। यहां पे आप होल यूनिवर्स को नहीं लेते हो, यहां पे यू विल सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है, जो पूरी आबादी है, उनमें से हम कुछ नमूनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सुनना अजीब लग रहा है नमूने, बट यस, नमूना सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। पूरी आबादी में से, जो आपकी पूरी आबादी है, पूरी आबादी में से कुछ नमूनों को चुन लिया जाता है और फिर उनका अध्ययन होता है। अध्ययन होता है। आप क्या करते हो? यू विल सिलेक्ट सम सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स एंड देन डू स्टडी। जो भी आपका पर्पस है ना, किसी पर्पस से करा होगा ना आपने ये काम, तो जो भी आपका पर्पस है, फिर आप वो स्टडी स्टार्ट करते हो और अपने रिजल्ट फाइंड आउट करने में लग जाते हो। जैसे कि मान लो ये एक स्कूल है, क्लास 12 तक यहाँ पे है, क्लास 1 to क्लास 12 यहाँ पे है। अब वही मैंने बोला कि मुझे इनकी अटेंडेंस जाननी है कि कौन बच्चा कितना स्कूल अटेंड कर रहा है। तो सेंसस मेथड में तो मैं क्या करती, हर एक बच्चा को काउंट करती, फर्स्ट क्लास का इतना बच्चा इस सेक्शन में ये इतने इतने दिन आ रहा है, ये इस तरीके से मैं काउंट करती। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, मैंने टीचर से बोला आप एक काम करो, आप मुझे एक सबसे ज्यादा अटेंडेंस अपनी अपनी क्लास के, क्लास 1 का जो भी सेक्शन है ना, आप सबसे हाई अटेंडेंस वाले 2 बच्चे लो, सबसे लो नीचे से वाले जो है वो 2 बच्चे लो। हर क्लास में यही काम करो। क्लास 1 का सेक्शन A, B, C है, ये काम करो। क्लास 2 के सेक्शन में यही काम करो। 3rd के सेक्शन में भी ये काम करो। हर सेक्शन के मुझे 2 सबसे हाई और 2 सबसे लो अटेंडेंस वाले बच्चे दे दो। मैंने पूरे यूनिवर्स, पूरी आबादी को नहीं लिया, उन आबादी में से एक आधार बता दिया कि इस आधार पे आप ये मुझे बच्चे सेलेक्ट करके बता दो। फिर मैं उनका एवरेज निकाल के, या उनके से जो मुझे डेटा मिलेगा, ये जो 12th क्लास तक का डेटा मेरे पास आएगा, जो भी हर क्लास का आएगा, फिर मैं उसको अपने अध्ययन में यूज करूंगी। पूरी आबादी को यूज ना करके मैंने जो नमूना सेलेक्ट करने का आधार बताया, उस पे जो मेरे पास चीजें आएंगी, मैं उनका अध्ययन करूंगी। अब ये नमूना मान के चला जाता है कि ये नमूना पूरी आबादी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये पूरी आबादी को दर्शाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये लिया तो पूरी आबादी में से ही गया है। ये लिया गया है जो पूरी आबादी है, उन्हीं में से कुछ लोगों को आपने सेलेक्ट किया है कुछ आधार पे। तो ये मान के चला जाता है कि हाँ, एक हद तक ये सही रिजल्ट दिखाएगा। हम बेस्ट, अच्छा सैंपल सेलेक्ट करने में भी आपको दिमाग लगाना है। ऐसे ही कोई भी नमूने सेलेक्ट कर लोगे तो भी एक सही रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाओगे, वो तो कुछ भी वाली बात होगी। आप कह रहे हो अच्छा इन 2 बच्चों का दे दो, इन 2 बच्चों का दे दो, पता चले जो आपने ऐसे रैंडमली एक दो बच्चे चूज कर लिए, वो सभी लो अटेंडेंस वाले हो, ये सभी हाई अटेंडेंस वाले हो। तो ऐसे नहीं होता। सैंपल सेलेक्ट करने में भी, नमूना चुनने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये हमें कोशिश करके चलनी पड़ती है कि आपका नमूना जो है वो पूरी आबादी को, दैट विल रिप्रेजेंट द होल यूनिवर्स, वो पूरे यूनिवर्स को दर्शाए। क्योंकि नहीं दर्शाएगा, नहीं शो करेगा, नहीं रिप्रेजेंट करेगा, तो जो आपकी स्टडी है, जो आपका रिजल्ट है, वो गलत भी आ सकता है। अब इसका फायदा क्या हो जाएगा सैंपल मेथड यूज करने का? आप खुद देखो कि टाइम कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगा, मेहनत कम लगी, और ये रिप्रेजेंट भी करेगा पूरी आबादी को। रिप्रेजेंट जो होगा वो करेगा ये बाकी आबादी को। मैं नोट्स में दे दूंगी, पूरा व्यूअर्स में समझाने के लिए बात चल रही हूँ। दर्शाएगा ये पूरी आबादी को, राइट। नोट्स में मैं डिटेल में लिख दूंगी, अभी यहाँ समझने के पर्सपेक्टिव से मैं मेन बातें आपको बता के चल रही हूँ। क्लियर? कम समय में काम हो जाएगा, कम पैसों में काम हो जाएगा, कम मेहनत लगेगी, पूरी आबादी को दर्शा भी रहा है, जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा ना, फास्ट आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, आप अपने नतीजों पर जल्दी पहुंच सकते हो। नतीजे एक हद तक भरोसे के एक्यूरेट होंगे, अगर सही होंगे, अगर आपने सैंपल का चुनाव सही करा होगा। If sample were correctly chosen, then the result must be, या probably the result may be more accurate. अगर आपने सैंपल का, अगर आपने नमूने का सही चुनाव किया है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा बेहतर आ सकता है।
क्लियर, ये बात समझ में आई। वही नेगेटिव पॉइंट, भाई कई बार आप सैंपल चुनने में बायस हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, भेदभाव कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से चुन रहे हो कई बार, तो आप भेदभाव कर सकते हो सैंपल चुनने में। सैंपल गलत तो नतीजे गलत आ सकते हैं। अगर आपने रिजल्ट रॉन्ग रिजल्ट आ सकता है, फॉल्स रिजल्ट आ सकता है। क्लियर, होल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये, पूर्ण दर्शाने का काम नहीं करता, होल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि आप लिमिटेड सेलेक्टेड ऑप्शन यहाँ पे ले रहे हो। और अगर जो सैंपल चूज करने वाला व्यक्ति है वो ट्रेंड नहीं है, वो सैंपल चूज करने में या उस विषय में उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो भी भैया वो बहुत गड़बड़ कर सकता है। तो इस चीज से बच के हमें चलना होगा। वी शुड बी मोर केयरफुल अबाउट दिस। हमें इस चीज में थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। तो ये तो मतलब समझ में आया, कैसे ये सेंसस के अपोजिट है ये समझ में आया, इसके फायदे क्या है नुकसान क्या है ये समझ में आए। अब सीधा चलते हैं इसके टाइप्स पे, कि सैंपलिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। क्लियर, हम सीधा सीधा बात कर लेते हैं सैंपलिंग के टाइप पे। समझ लेना बस, शॉर्ट में इनको समझ लो चीजों को। इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन, जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन है कि कितना इनके बारे में मीनिंग पता होना चाहिए, वो सब आपको मैं जो नोट्स अटैच करूंगी उनके साथ आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब टाइप्स की मैं बात करूं तो टाइप्स को, प्रकार को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। दोनों मीडियम में लिख के चलूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टाइप, संभाव्यता नमूनाकरण। अब मैं सैंपलिंग वैम्पलिंग बार बार नहीं लिख रही हूं सबके साथ, क्योंकि ये तो पता ही है ना, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा ये, संभाव्यता नमूनाकरण विधियां, राइट। एंड रह जाएंगी नॉन प्रोबेबिलिटी, गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि। तो एक हो गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी विधि, एक हो गई नॉन प्रोबेबिलिटी विधि। अब प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के भी कुछ टाइप है। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने कभी अपनी मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपके मैथ्स में था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, याद हो 10th 12th वगैरह में, कि किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं। जैसे मैं एक सिक्का उछालू तो हेड या टेल आने के कितने चांसेस हैं, एक डाइस उछालू तो 2 आने के कितने चांसेस हैं। ये सब चीजें प्रोबेबिलिटी कहलाती है कि किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ एन इवेंट टू ऑकर, एक इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। फिर आता है प्रोबेबिलिटी के टाइप्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप जो है वो है सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम, सिंपल रैंडम का मतलब क्या है, सरल या दृश्य, सरल या दृश्य। देखो ये बहुत सिंपल सा है, सरल या दृश्य। पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, पहले यहां तक समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज एवरीवन, आई कैन नॉट इग्नोर इट बिकॉज घर पे रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। ये चीज मैं इग्नोर नहीं कर सकती अगर वो वॉइस बहुत ज्यादा ओवर पावर हो रही है, क्योंकि इस तरीके की वॉइस आती है तो आई ट्राई टू स्टॉप डाउन, मैं थोड़ा स्टॉप होने की कोशिश करती हूँ। और अब जाके बोलने का भी फायदा नहीं है, लोगों की चुप हो जाए, बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क। बट ठीक है, सिंपल रैंडम, सरल यादृच्छिक क्या कहता है, सरल यादृच्छिक कहता है रैंडम क्या होता है कि रैंडमली कोई काम हो रहा है। रैंडमली मैंने तो एक बच्चे का बोल दिया कि आप बताओ आंसर, रैंडमली 10 बच्चे बैठे, मैंने इसको खड़ा कर दिया, ना मैं जानती ना मुझे मतलब कि वो बच्चा पढ़ने में कैसा है या उस बच्चे का बैकग्राउंड कुछ भी मुझे नहीं पता, मैंने तो बस ऐसे ही खड़ा करके बोल दिया। तो सिंपल रैंडम क्या होता है, सिंपल आप लोगों को बहुत ध्यान से समझ में आएगा। मैंने मान लो कुछ कमेटी सिस्टम किसी को पता हो, अगर कोई यूज करता हो, चिट वाली कमेटी होती है ना, तो आपने वो चिट फेंकी, एक किसी का भी चिट उठा लिया। अब जितनी भी चिट फेंकी सबके उठाए जाने के बराबर चांसेस थे। भैया अब कोई उठा रहा है तो कोई सी भी उठा सकता है ना चिट। तो जितने भी आइटम्स थे उस आपके स्टडी में, वो जो भी पर्चियां थी, जो भी आइटम थी, सबका आने का बराबर चांस था। एवरी आइटम हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, सबके सेलेक्ट होने के बराबर चांसेस होते हैं सिंपल रैंडम में। पर्ची फेंक के उठाना जैसे लॉटरी सिस्टम, आप वो गेम अगर आप लोगों ने देखा हो, खेला नहीं हो तो देखा होगा, वो टेबल ट्रिपलेट वाला होता है ना कि बॉल यहाँ जाके रुकेगी, तो वो भी होता है कि किसी भी नंबर पे जाके रुक सकती है। वो कसिनोज वगैरह में गेम होता है, ट्रिपलेट टेबल आई थिंक बोलते हैं, कि वो बॉल जाके रुकेगी कहाँ। वो भी किसका एग्जांपल होता है, वो भी सरल यादृच्छिक का होता है, सिंपल रैंडम का, कि आउट ऑफ ऑल जितने भी हैं उनमें से हम कोई एक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी नमूनाकरण है, सिलेक्शन का एक टाइप है।
फिर आपका है क्लस्टर। अब देखो मैं दो एक साथ समझाऊंगी आपको। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर को क्लस्टर ही लिखेंगे या झुंड लिख सकते हो, समूह लिख सकते हो। और फिर आपका होता है थर्ड वन इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग समूहीकरण लिख लो। मतलब क्या होता है ध्यान से समझो, मैं यहां एक्सप्लेन कर रही हूं, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये बहुत सारी पॉपुलेशन, ये काफी सारी पॉपुलेशन है, मैंने इनमें से कुछ कुछ का ग्रुप बना दिया। ये रहा एक ग्रुप, ये रहा दूसरा ग्रुप, ये रहा तीसरा ग्रुप और ये रहा चौथा ग्रुप। क्लियर? ये पॉपुलेशन थी। अब आप तो कितनी भी ले लो, मैं पूरा बोर्ड तो भर नहीं सकती हूँ, बट आप कितनी भी ले सकते हो। ये हो गई पॉपुलेशन, ये हो गए आपके लोग और ये हो गए आपके यूनिवर्स के आइटम, और मैंने इनमें क्या कर दिया, समूह बना दिया। अब यहाँ पे कितने समूह दिख रहे हैं? 4। इन 4 में से अगर मान लो मैं किसी एक समूह को चुन लेती हूँ कि मैं अपना अध्ययन, जो डेटा संग्रहण करूंगी, जो अपना अध्ययन करूंगी, वो इस समूह पे करूंगी। लाइक ए है, बी है, सी है और डी है। तो मैंने कहा मैं डी को चुन रही हूँ और मैं डी पे अपना अध्ययन करूंगी। तो जब आप अपने अध्ययन के लिए व्हेन यू चूज अ ग्रुप फॉर योर स्टडी, तो क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर में हम एक ग्रुप को चूज कर लेते हैं। एज यू कैन सी कि आप एक समूह को चुन लेते हो। बाकी इसके इस ग्रुप से हमें कोई मतलब नहीं है। इनमें जो पॉपुलेशन बैठे हैं, इनमें जो लोग बैठे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने उन्हें छोड़ दिया, हमने इस समूह को लिया और इस समूह में 1 2 3 4 5 ये पीपल बैठे हैं। हम इन 5 लोगों को अपना नमूना, अपना सैंपल मानेंगे एंड वी विल स्टडी ऑन दैट। We will choose this group as a sample and we will study on these 5 people who are the part of this group or the sample. हमारा जो सेलेक्ट किया हुआ नमूना है ये डी, और डी के अंदर जितने भी आइटम होंगे, डी के अंदर जितने भी लोग होंगे, उस पर हम अपना अध्ययन करेंगे। तो ये तो हो जाता है क्लस्टर यानी समूह। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड की, समूहीकरण की, तो स्ट्रैटा मतलब होता है ग्रुप बनाना, अलग अलग ग्रुप बना लिए। तो भाई ठीक है, ग्रुप तो हमने बना ही रखे ए बी सी और डी। लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में, समूहीकरण नमूनाकरण में, आप एक ग्रुप नहीं चुनते हो, आप हर ग्रुप में से कुछ सदस्य चुनते हो। हर समूह में से कुछ सदस्य चुन लोगे, हर समूह में से कुछ सदस्य अपने नमूने की तरह चुन लोगे। सिलेक्ट फ्यू पीपल फ्रॉम ईच एंड एवरी ग्रुप, ईच एंड एवरी ग्रुप। आप क्या करते हो, हर ग्रुप में से सब कुछ कुछ मेंबर चुन लिए। जैसे आपने बोला ए से ये वाला पर्सन निकल आओ, बी से ये निकल आओ, सी से ये निकल आओ एंड डी से ये और ये निकल आओ। तो यहाँ पे मेरी ये हर ग्रुप से पर्सन यहाँ पे मेरे पास आ गए। क्लियर? मैंने हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे चूज कर लिया, हर ग्रुप से कुछ कुछ सदस्यों को अपने अध्ययन के लिए ले लिया और अब इन लोगों पे मैं अपना अध्ययन करूंगी। ये होता है स्ट्रैटिफाइड समूहीकरण। दोनों में अंतर समझ में आया? यहाँ पूरा समूह ले लेते हो, बाकी सारे समूह उनमें जो भी लोग हैं उनको छोड़ देते हो। इसमें हर समूह में से कुछ कुछ लोग आप सेलेक्ट कर लेते हो। नंबर 4 जो है, वो जो प्रोबेबिलिटी में आपके संभाव्यता में आता है, वो मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो है सिस्टमैटिक, व्यवस्थित। मतलब समझो ये भी सिंपल है समझने में, बाद में डाउट आएगा तो मैं अगेन रिपीट कर दूंगी, इसमें से किसी में भी आपको डाउट आता है, रेस्ट आपके पास ऑप्शन रहता है। ये वीडियो कितनी भी बार आप देख सकते हो। व्यवस्थित का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, मैंने सबके मार्क्स लिखे हुए थे। पहले जो जो मुझे पता चलता गया मैंने सबके मार्क्स लिख लिए। अब मैंने क्या करा, मैंने उन्हें अरेंज करा। 1 रोल नंबर के इतने, 2 के इतने, 3 के इतने, 4 के इतने, 5 के इतने, 6 के इतने, 7 के इतने, 8 के इतने, दिस एंड दैट एंड दैट। मैंने अरेंज कर लिया, मैंने उसको व्यवस्थित कर लिया, सिस्टमैटिक तरीके से लगा लिया। और व्यवस्थित करने के बाद, सिस्टमैटिक तरीके से लगाने के बाद मैंने बोला कि इन सब में से मैं उन लोगों को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं उन लोगों को नमूने के रूप में सेलेक्ट कर रही हूँ जो 2 के मल्टीपल हैं। 2 के मल्टीपल मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 रोल नंबर के नंबर, 4 के नंबर, 6 रोल नंबर के, 8 के, 10 के, 12 के, 14 के, 16 के, 18 के, 20 के। इस तरीके से मैं इन सब लोगों के मार्क्स को, इन सब लोगों के नंबर को अपनी स्टडी में यूज कर लूंगी और ये लोग मेरे सैंपल हो जाएंगे। तो सिस्टमैटिक और व्यवस्थित में क्या होता है, आप पहले अरेंज करते हो अपने डेटा को, अपने आइटम्स को, और उस अरेंज्ड डेटा में से, उस व्यवस्थित डेटा में से फिर आप आगे अपने अध्ययन के लिए अपने सैंपल कर लेते हो चूज। क्लियर? तो संभाव्यता नमूनाकरण प्रोबेबिलिटी वाले में ये 4 चले गए। अब मैं नॉन प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले लिखेंगे कन्वीनियंस, कन्वीनियंस यानी कि सुविधाजनक, सुविधाजनक। नंबर 2 हो गया कोटा,
नेक्स्ट हो गया जजमेंटल, निर्णयात्मक। जजमेंटल को ही हम लोग पर्पसिव भी बोलते हैं बेटा। पर्पसिव इज ऑल्सो सेम, उद्देश्य, उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण। एंड नेक्स्ट वन हो गया हमारा स्नोबॉल। स्नोबॉल को देखो शॉर्ट में समझना, स्नोबॉल कई बार कंफ्यूज भी कर देता है। पहले बता देती हूँ, कन्वीनियंस होता है। कन्वीनियंस मतलब मैं आपके डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे इनमें से जो भी मेथड सूटेबल लगेगा मैं वो यूज कर लूँ अपनी सुविधा के आधार पे। ये सिर्फ इतना सही है, अपनी सुविधा के आधार पे मैं कोई भी मेथड, जो सैंपल कलेक्ट करने वाला इंसान है उसकी सुविधा कैसी है, उसको कौन सा मेथड आसान पड़ रहा है, उसको कौन सी चीज ज्यादा बेटर लग रही है, वो अपनी सुविधा के अनुसार चीजें चुन लेगा। कोटा मतलब क्या होता है? कोटा इज अगेन जस्ट लाइक योर आपका स्ट्रैटिफाइड की तरह है। आप कुछ ग्रुप बनाते हो, आपने कुछ अलग ग्रुप निर्धारित किए और उस ग्रुप में से आपने कुछ कुछ लोगों को चूज कर लिया कि ये इन लोगों पे मैं अपना अध्ययन करूंगी। जजमेंटल और पर्पसिव, निर्णयात्मक और उद्देश्यपूर्ण क्या होता है कि जब आपको किसी को सेलेक्ट करना होता है, निर्णय लेना होता है, उस बेसिस पे आप रैंकिंग दे देते हो, राइट? आप क्या कर देते हो? रैंकिंग दे देते हो। एंड उस रैंकिंग के आधार पर जो सैंपल आप लेते हो, जो नमूने आप सेलेक्ट करते हो, वो उन पे आप अपना अध्ययन करते हो क्योंकि आपको निर्णय लेना है, राइट? स्नोबॉल सैंपलिंग क्या कहता है? स्नोबॉल नमूनाकरण क्या कहता है? स्नोबॉल कहता है कि ऐसा नमूना हम लेंगे, देखो, जिसके बारे में आसानी से हमें सूचना नहीं मिल सकती। जैसे मैं अगर किसी से पूछूं यार आप लोग सिगरेट पीते हो या नहीं, आजकल तो वैसे बहुत सब ओपन है, सब हाँ ना सब जवाब देंगे, किसी को कोई शर्म नहीं है। बट जनरली हम मान के चलते कि थोड़ा सा आप ड्रग एडिक्ट हो या नहीं, आपने कभी ड्रग कंज्यूम किया है या नहीं, आप बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह यूज करते हो या नहीं। तो इस तरीके के जो जवाब है वो थोड़ा लोग कम देते हैं ओपनली, थोड़ा लोग हिचकिचाते हैं, डायरेक्टली लोग ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहते। जो इंसान है वो डायरेक्टली हमें ये सब आंसर नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, स्नोबॉल सैंपलिंग यूज करी हमने, एक पर्सन से, एक व्यक्ति से ये बात पूछी और उसी व्यक्ति से हमने बोला कि आप अगर ऐसे और व्यक्तियों को जानते हो तो वो भी हमें बता दो। मान लो उसने मुझे उसके जैसे 2 व्यक्तियों को बताया, फिर उन 2 व्यक्तियों से भी मैंने पूछा कि यार आप भी जानते हो तो मुझे बता दो। तो इस तरीके से मैं व्यक्तियों से ही रेफरेंस लेके, आई टेक रेफरेंस फ्रॉम द अदर पर्सन एंड देन विल गो टू द अदर पर्सन। मैं पिछले पर्सन से रेफरेंस लेती हूँ, उनसे मांगती हूँ कि आपके कॉन्टैक्ट में कोई है तो बताओ, आगे वालों से और मांगती हूँ, आगे वालों से और मांगती हूँ। इस तरीके से मैं क्या बना लेती हूँ? चेन बना लेती हूँ। तो ये जो स्नोबॉल होता है ये एक तरीके से चेन सैंपलिंग होती है। जैसे मुझे मेंटल हेल्थ से परेशान लोगों के बारे में जानना है तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर से बोला अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो, कोई लिस्ट दे सकते हो। तो पहली बात तो देखो डॉक्टर ऐसे ओपनली आपको बांट नहीं देता लिस्ट। फॉर एग्जांपल वहां लोग बैठे हुए, आपने किसी एक से बात कर ली, उसके बाद आपने उससे और रेफरेंस मांग के दूसरे लोगों से भी बात कर ली। तो इस तरीके से आपने अपने नमूनों को, आपने अपने सैंपल को चूज करा। एक से आप दूसरे से जुड़े, उससे आप दूसरे से जुड़े। यहाँ पे एक साथ आप 10 लोगों से बात नहीं करते हो, आप एक के बाद दूसरे पे जाते हो, दूसरे के बाद तीसरे पे जाते हो। तो ये सिंगल एक इंडिविजुअल चेन बनती है। यहाँ एक साथ बैठ के आप 8-10 लोगों से बात नहीं करते, ये चीज आपको जान के चलनी पड़ेगी। क्लियर? यहाँ स्नोबॉल थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन ठीक है। कोटा को आप सिर्फ सीधा स्ट्रैटिफाइड समूहीकरण की तरह समझोगे। कन्वीनियंस कोई एक मेथड नहीं है, कन्वीनियंस कोई मेथड ही नहीं है। कन्वीनियंस मतलब है सुविधा। मैं नमूना कलेक्ट करने वाली, मैं सैंपल कलेक्ट करने वाली पर्सन हूं, तो मुझे जो भी मेथड इन सब में से ज्यादा बेटर लगेगा, सूटेबल होगा मेरे लिए, जिसके थ्रू अध्ययन करना मेरे लिए आसान होगा, मैं वो मेथड चूज कर लूंगी। जैसे मैं कह रही हूँ मेरे लिए आसान है पर्ची फेंको और उठा लो, तो मैं ये मेथड यूज करूंगी। मैं कहूंगी मेरे लिए आसान है कि मैं ग्रुप बनाऊं और ग्रुप में से चूज कर लूं, तो मैं वो यूज करूंगी। सो दैट इज आपका जो कलेक्ट कर रहा है, अध्ययन कर रहा है चीजों का, उसके ऊपर है। जजमेंटल तो मैंने आपको बताया, निर्णय हमें लेना होता है किसी चीज में, जब हमें कोई रिजल्ट आपका बताना है तब हम इसको यूज करेंगे। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया जनगणना विधि क्या होती है, ये भी विधियां ही है। जैसे आपके प्रश्नावली, क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू, साक्षात्कार है, हमारा केस स्टडी है, हमारा सर्वे है, ये सब भी डेटा कलेक्ट करने की कुछ विधियां है ना। तो इसी तरीके से ये भी डेटा जो है संग्रहण करने की विधियां है, जिसमें जाती है सेंसस और सैंपल मेथड। जनगणना में नमूनाकरण विधि, जनगणना क्या होती है, उसका मीनिंग, उसके फायदे नुकसान, ये सब हमने देखे। वाई जनगणना हम इसको कह रहे हैं ये भी बताया, क्योंकि जनगणना में भी हम पूरे सबको लेते हैं, होल यूनिवर्स को, सारे आइटम को, किसी भी एक को नहीं छोड़ते। इसीलिए सेंसस मेथड में भी हम जब भी किसी चीज को सेंसस से स्टडी करते हैं मेथड से, तो हम सारे यूनिवर्स को, मतलब सारे आइटम्स को लेंगे, हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। सैंपल, नाम में ही सैंपल है, तो सैंपल मतलब कुछ एक टोटल में से कुछ एक सैंपल की तरह सेलेक्ट कर लेना,
दैट इज सिंपल। दो टाइप का होता है, प्लस माइनस देख लिए, जो इसके फायदे हैं वो इसके नुकसान है, जो इसके नुकसान है वो इसके फायदे हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं। तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान और उसको नुकसान दूसरे का फायदा बन जाता है। ये तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो उम्मीद कर रही हूँ ये टॉपिक भी आप लोगों को डेटा कलेक्शन का समझ में आ गया होगा। जस्ट उम्मीद कर रही हूँ, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, बिल्कुल जो कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को कुछ चीजें समझ ना आई हो, तो वो आप अपने डाउट मुझे बता सकते हो। आपको पता है आपको कहाँ कहाँ डाउट मुझे बताने हैं, आप अपने डाउट मुझे मेंशन करके चल सकते हो। आई ट्राई टू आपके डाउट को एड्रेस करने का जल्दी से जल्दी। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स में से देखेंगे, नोट्स में से भी पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद भी डाउट रह जाता है, सो यू आर मोर देन वेलकम। आपका बहुत स्वागत है डाउट पूछने के लिए, एंड कोशिश करेंगे कि और जल्दी आगे के टॉपिक्स को भी हम लोग कंप्लीट करें, सो दैट आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सको। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।